नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर लोग सड़कों पे उतरे हैं, जिनको लेके लोगों ने सरकार का प्रोटेस्ट किया, जिनको लेके लोग नाराज हुए, जिनको लेके लोग हमारे देश के कानून से जल्द न्याय की अपील करते हैं। ऐसे बहुत से हादसे हुए, ऐसे बहुत से क्राइम हुए हमारे देश के अंदर कि जब आम जनता को सड़क पे उतरना पड़ा, जब आम जनता को प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो आज की कहानी भी कुछ इन्हीं सब चीज़ों को लेके है। आज का थंबनेल देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि आप सभी लोग कि आज की कहानी हमारे देश की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लेकर है। आज की कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, उनकी मौत के बाद दिल्ली में 4 दिन तक हिंसा किस हद तक हुई। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इंदिरा गांधी जी पहली ऐसी लेडी थी अपने देश की जो लगातार चौथी बार हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, बनी थी। सॉरी, 4 बार बन चुकी थी, 5वीं बार बनने जा रही थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता उनको पसंद करती थी, उनके काम को पसंद करती थी, उनके ब्रेव डिसीजंस को, डेयरिंग डिसीजंस को पसंद करती थी। और उनका जो भी प्रोजेक्ट होता था वो ज़्यादातर आम जनता को मद्देनज़र रख के ही उनके सारे प्रोजेक्ट्स, उनके सारे कार्य होते थे, क्योंकि उनका सारा फोकस आम जनता पर ज़्यादा था। तो ये तो था उनके काम करने का तरीका, जिसकी वजह से वो 4 बार हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, प्राइम मिनिस्टर बनी। और शायद से उनके साथ अगर ऐसा हादसा ना हुआ होता तो हो सकता था कि 3 महीने बाद 5वीं बार भी प्रधानमंत्री वही होती हमारे देश की। तो अब बात करते हैं 31 अक्टूबर 1984 के दिन की। उसके 4 महीने के बाद ही दोबारा चुनाव होने थे और इंदिरा गांधी जी 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही थी। वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में जाके चुनावी रैलियां कर रही थी। तो 31 अक्टूबर से एक दिन पहले, मतलब कि 30 अक्टूबर को वो उड़ीसा में चुनावी रैली ख़त्म करके दिल्ली पहुंचती हैं देर रात में। आज की तरह उस समय भी इंदिरा गांधी जगह जगह जाकर आम इंसानों के दुख तकलीफ़ों को पूछती थी, दुख तकलीफ़ों को समझती थी और कोशिश करती थी कि आम इंसानों को जितनी कम दुख हो, कि जितनी कम तकलीफ़ हो, क्योंकि उनका पूरा जो पॉलिटिक्स करियर था वो आम जनता को ही लेकर था। और शायद से आम जनता की बदौलत ही वो हमारे देश की 4 बार प्रधानमंत्री बनी। वैसे तो वो हर सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उठ जाती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा करती थी, उसके बाद फिर ऑफिस जाने की तैयारी में लग जाती थी। लेकिन 31 अक्टूबर को सुबह वो थोड़ी लेट उठी। हो सकता था कि इसका कारण ये भी हो कि उससे एक दिन पहले, मतलब कि 30 अक्टूबर को वो देर रात उड़ीसा से वापस दिल्ली आई थी और चुनावी रैलियां कर करके शायद थकान भी हो चुकी थी उनको। तो इसलिए वो 31 अक्टूबर की सुबह थोड़ा लेट उठती हैं। उस समय दिल्ली में एक इलाका था, सफदरगंज रोड, वहाँ पर ही उनके 2 सरकारी निवास थे। एक बंगले का इस्तेमाल वो लोगों से, अपने मंत्रियों से, अपने नेताओं से, आम जनता से मिलने के लिए करती थी। और दूसरा बंगला उनका खुद का प्राइवेट बंगला था, जहाँ पे वो और अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उन दिनों उनके बेटे राजीव गांधी, उनकी बहू सोनिया गांधी और पोता और पोती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हीं के साथ रहते थे, उसी बंगले में, प्राइवेट बंगले में। उन दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो हमेशा की तरह दोनों लोग 31 अक्टूबर के दिन भी सुबह सुबह तैयार होके स्कूल के लिए चले जाते हैं। राजीव गांधी जी जो थे वो भी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। तो 31 अक्टूबर के दिन वो बंगाल में दौरा कर रहे थे, आम जनता से मिल रहे थे, आम जनता की प्रॉब्लम्स को, तकलीफ़ों को सुन रहे थे। और चुनावी जो चला आता है आज तक, आज भी चला आ रहा है कि चुनावी रैलियां, अपना प्रमोशन, ये सारी चीज़ें कर रहे थे राजीव गांधी जी बंगाल में जाके। 31 अक्टूबर को ही
एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट उनके बंगले में आता है, इंदिरा गांधी जी के बंगले में आता है, क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट दी थी इंदिरा गांधी जी ने खुद। क्योंकि वो जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट था वो इंदिरा गांधी जी पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, उनका इंटरव्यू भी लेना चाहता था, उनके मतलब कि काम करने के तरीके को समझना चाहता था, लोगों तक किताबों के ज़रिए लेके जाना चाहता था उनके काम करने के तरीके को। तो उनका जो इंटरव्यू होना था वो इंदिरा गांधी जी के ऑफिस में होना था, और वो ऑफिस उनके बंगले के गेट से बाहर निकलते ही एक सड़क जाती है, और सड़क के पार करते ही उनका ऑफिस था जिस बंगले में वो रहती थी। गेट से बाहर निकलते ही सड़क थी, और सड़क से को पार करते ही उनका ऑफिस था जहाँ पे वो अपना सारा काम देखती थी, संभालती थी। तो सब कुछ तैयारी करवा कर लगभग 9:27 या 9:28 पर इंदिरा गांधी जी अपने बंगले से ऑफिस के लिए निकलती हैं। उनके साथ में कुछ पुलिस के लोग, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हीं के साथ चल रहे थे। उस दिन उनके बंगले के गेट पर 2 लोगों की ड्यूटी भी लगी हुई थी, वो भी एक सिक्योरिटी पर्पज से हमेशा लगी रहती थी, वही दोनों लोग ड्यूटी देते थे। एक का नाम था बीएन सिंह और दूसरे का नाम था सतवंत सिंह। दोनों सिख थे। बताते हैं बीएन सिंह इंदिरा गांधी का सबसे मन पसंदीदा सुरक्षा गार्ड हुआ करता था, और इंदिरा गांधी उसको हमेशा अपने साथ ही रखती थी। और जो सतवंत सिंह था वो 5 महीने पहले ड्यूटी ज्वाइन करता है इंदिरा गांधी जी के बंगले में ही। तो इन दोनों की ड्यूटी उसी बंगले के गेट पर थी, और सिर्फ उस बंगले के गेट को पार करके ही इंदिरा गांधी जी का ऑफिस था। तो ये दोनों मतलब बीएन सिंह और सतवंत सिंह भी उनके ऑफिस में तक चले जाते थे उनको सिक्योरिटी देते देते। लेकिन इंदिरा गांधी को कुछ दिनों पहले जो उनके ऑफिशियल्स पर्सन्स थे, जो उनकी ऑफिशियल्स टीम थी, उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड में जितने भी सिख लोग हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण भी था उन दिनों कि कुछ दिनों पहले मतलब कि इंदिरा गांधी जी के कहने पे गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। बहुत लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जो गोल्डन टेम्पल में चलाया गया था। कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी कहानी लेके आऊँ गोल्डन टेम्पल की, ब्लू स्टार ऑपरेशन की। तो ये जो इंदिरा गांधी जी के कहने पे जो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था गोल्डन टेम्पल में, इन सब चीज़ों को लेके सिख लोग उनसे काफ़ी नाराज़ थे, और उसमें कई सिखों को मार भी दिया गया था उस ऑपरेशन में, जिसकी वजह से बहुत से सिख गुस्से में थे इंदिरा गांधी जी से। तो इंदिरा गांधी के ऑफिशियल पर्सन्स और उनकी टीम के मुताबिक उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख उस ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली कि सिख गार्ड को उनके सिक्योरिटी टीम से हटाया जा रहा है, तो बताते हैं कि वो बहुत नाराज़ हुई थी अपने ऑफिशियल्स टीम से, और उनके आदेश पर ही सिक्योरिटी गार्ड को नहीं हटाया गया। जो सिख सिक्योरिटी गार्ड थे उसमें बीएन सिंह और सतवंत सिंह दोनों आते थे, और शायद यही एक गलती की वजह से हमने इंदिरा गांधी जी को उस दिन खो दिया था। हुआ ये था कि इंदिरा गांधी जी जैसे ही अपने बंगले के गेट पर पहुंचती हैं, वहां पर बीएन सिंह और सतवंत सिंह मौजूद थे पहले से ही, जो कि उनकी ड्यूटी वहीं पे लगती थी, गेट पे ही लगती थी बंगले की। इंदिरा गांधी जी बीएन को देखकर मुस्कुराती हैं और रोजाना की तरह हाथ जोड़कर नमन करती हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी जी बीएन सिंह के करीब गई, बीएन सिंह ने इंदिरा गांधी जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसके बाद अचानक वो अपने जेब से 0.3 बोर की पिस्तौल निकालता है और इंदिरा गांधी जी की तरफ करके 3 फायरिंग कर देता है, और ये तीनों गोली इंदिरा गांधी जी के सीने में जाकर लगती है। इंदिरा गांधी जी तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद बीएन सिंह के पीछे खड़ा सतवंत सिंह, इंदिरा गांधी जी का दूसरा गार्ड जो था, उसके पास स्टेन गन थी, और उस दिन उस गन में 27 गोलियां थीं। वो पूरी की पूरी 27 गोलियां इंदिरा गांधी जी के जिस्म में उतार देता है। मतलब कि जब तक उस गन की मैगजीन खाली नहीं हो गई थी तब तक वो इंदिरा गांधी जी पर फायरिंग करता रहा। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी जी को अब 30 गोलियां मारी जा चुकी थीं, और सारी की सारी गोलियां इंदिरा गांधी जी के जिस्म में लगी थीं, एक भी गोली मिस नहीं हुई थी। इससे ये साबित होता है कि
और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीएन सिंह और सतवंत सिंह की ये पूरी प्लानिंग थी पहले से ही, और उनका ये सोचना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन इंदिरा गांधी जी बचनी नहीं चाहिए। फायरिंग ख़त्म होते ही बीएन सिंह और सतवंत सिंह दोनों अपनी गन को नीचे फेंक देते हैं, ज़मीन पे फेंक देते हैं और अपने हाथ खड़े कर लेते हैं सरेंडर के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग ना कर दे, मतलब कि बीच बचाव के लिए फायरिंग ना कर दे। ये सारी घटना कुछ सेकंड में ही हुई और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के लोग, जो इंदिरा गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड के लोग थे, उन दोनों की तरफ भागते हैं और उन दोनों को दबोच लेते हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी ज़मीन पर गिरी हुई थी। 1 से 2 आईटीबीपी के जवान जो थे इंदिरा गांधी जी की तरफ भागते हैं उनको संभालने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस दिन उनकी बहू सोनिया गांधी थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर सोनिया गांधी जी घबराती हैं और तुरंत घर से बाहर भाग के आती हैं, और जैसे ही बाहर आती हैं देखती हैं कि इंदिरा गांधी जी ज़मीन पर गिरी पड़ी हैं। वो भी चीखते हुए इंदिरा गांधी जी की तरफ भागती हैं। तब तक उनको सारा माजरा पता चल चुका था कि इंदिरा गांधी जी पे मतलब फायरिंग करी गई है। वो जब जाकर देखती हैं इंदिरा गांधी जी को, तो बेतहाशा इंदिरा गांधी जी के जिस्म से खून निकल रहा था। सभी लोग कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से खून को रोका जाए, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि 30 गोलियां उनके जिस्म में मारी गई थीं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को उठाया जाता है और उनको एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन तब तक मीडिया को या न्यूज़ चैनल को या किसी और दूसरे शख्स को ये बात नहीं बताई गई थी अभी तक। दूसरी तरफ बीएन सिंह और सतवंत सिंह को आईटीबीपी के जवान पकड़ लेते हैं और उन दोनों को मतलब वहीं पास में एक गार्ड हाउस था, वहीं पर रखा जाता है, क्योंकि अभी सभी लोगों का पूरा ध्यान इंदिरा गांधी जी की तरफ था। अब कुछ आईटीबीपी के जवान उसी गार्ड हाउस में बीएन सिंह और सतवंत सिंह को कैद करके रखते हैं और उन दोनों के साथ रहते हैं। तभी अचानक बीएन सिंह और सतवंत सिंह एक जवान पर हमला करते हैं और उसकी स्टेन गन छीनने की कोशिश करते हैं। तभी बगल में बैठा दूसरा आईटीबीपी का जवान उन पर गोली चला देता है। बीएन सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है और सतवंत सिंह उस गोलीबारी में घायल हो जाता है। उसके बाद सतवंत सिंह को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो इधर दूसरी तरफ अब इंदिरा गांधी जी को एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया था और करीब 16 डॉक्टर्स की टीम इंदिरा गांधी जी के इलाज में लग जाती है। इंदिरा गांधी जी बेहोश हो चुकी थीं। 30-30 गोलियां लगने की वजह से उनके जिस्म के कई पार्ट्स, मतलब कि जिस्म के कई ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे। लेकिन हौसला था उस लेडी का कि अभी भी उनकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर्स ने उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा हुआ था, क्योंकि उनके जिस्म के कई पार्ट्स, कई ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे तब तक। बताते हैं 29 गोलियों में से 2 गोली उनके दिल में जाके लगी थी सीधा, जिसकी वजह से उनके जिस्म के कई ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन डॉक्टर्स ने उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा हुआ था और उनका इलाज लगातार चल रहा था। बताते हैं कि 2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था ऑपरेशन करते हुए, इलाज करते हुए, और उन 2 घंटों में डॉक्टर्स ने उनके जिस्म से 7 गोलियां निकाल चुके थे तब तक। इस बीच राजीव गांधी जी को खबर दी जाती है, जो कि बंगाल में थे, कि उनको ये बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के साथ ऐसा हमला हुआ है इंदिरा गांधी जी पे, क्योंकि वो चुनाव प्रचार के लिए बंगाल गए हुए थे उन दिनों। तो जब ये खबर उनको पता चलती है तो वो भी तुरंत बंगाल से निकल पड़ते हैं दिल्ली के लिए। लेकिन अभी भी मीडिया या न्यूज़ चैनल्स या किसी भी शख्स को अभी कोई खबर नहीं दी गई थी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि जैसे ही ये खबर मीडिया में या न्यूज़ चैनल में जाएगी, लोगों को पता चलेगा, तो इंदिरा गांधी जी के चाहने वाले इतने लोग हैं कि वो हाहाकार मचा देंगे पूरे देश में। और बाद में हुआ भी यही। बताऊंगा आगे कि हुआ क्या था। इधर इंदिरा गांधी जी अभी भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। 7 गोलियां निकाल चुके थे डॉक्टर्स, लेकिन अभी भी 23 गोलियां उनके जिस्म में थीं। 2 घंटे के ऑपरेशन में इंदिरा गांधी जी को 48 बोतल खून चढ़ाया गया था। डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे थे। हर डॉक्टर कोशिश में लगा हुआ था कि इंदिरा गांधी जी को बचाया जाए। तभी दोपहर के 2 बजते हैं, लेकिन 2 बजने के बाद ही, 2 बजने के जैसे ही 2 बजता है तो एक डॉक्टर बाहर निकल के आता है
और तब तक शायद से डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आते हैं और वो बाहर जो इंदिरा गांधी जी के सिक्योरिटी गार्ड थी, उनकी जो ऑफिशियल टीम थी, उनको एक खबर दी जाती है कि हम इंदिरा गांधी जी को नहीं बचा सके। उनके जिस्म से इतना खून बह चुका था कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। और करीब डॉक्टर्स के मुताबिक बताते हैं कि 1:45 से 2 बजे के बीच में ही इंदिरा गांधी जी की दोपहर के समय पे मौत हो चुकी थी, 31 अक्टूबर के दिन। अब धीरे धीरे ये सारी खबर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को दी जाती है, इंदिरा गांधी जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। और शाम होते होते एम्स हॉस्पिटल में भीड़ जमा होना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे ये बात मीडिया और न्यूज़ चैनल्स को भी पता चलती है और इस बात के लीक होते ही पूरे देश के इलाकों में दंगे फसाद शुरू हो चुके थे। जिस बात का सभी को डर था वो अब देश के अंदर शुरू हो चुका था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी को लगभग पूरा देश पसंद करता था। और जब ये खबर पता चली कि 2 लोगों ने, जिनका नाम बीएन सिंह और सतवंत सिंह हैं, जो कि सिख हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर 30 गोलियां चलाई हैं और उनकी हत्या कर दी है, तो ये खबर सुनकर काफ़ी लोग नाराज़ हुए। काफ़ी लोग सिख लोगों के ऊपर गुस्सा हुए, उनसे नाराज़ हुए, जिसके बाद सिखों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया उन दिनों। देश के कई इलाकों में दंगे फसाद हुए। शाम होते होते राजीव गांधी जी भी एम्स हॉस्पिटल में आ चुके थे और उनके पहुंचने के तुरंत बाद ही उस समय के हमारे देश के प्रेसिडेंट ज्ञानी गेल सिंह भी आ जाते हैं एम्स हॉस्पिटल में। लेकिन जब वो एम्स हॉस्पिटल के लिए आ रहे थे तो ज्ञानी गेल सिंह जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर उनको ये एहसास हो गया था कि अगले 1 से 2 घंटों में देश के अंदर हाहाकार मचने वाला है। क्योंकि जब उनका काफिला एम्स हॉस्पिटल के लिए आ रहा था तो रास्ते में लोगों ने उनकी गाड़ियों पे पथराव किए, लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। तो इनको ये एहसास हो चुका था कि जब मैं देश इतनी सिक्योरिटी लेके चल रहा हूँ, मैं देश का प्रेसिडेंट हूँ, जब मेरे साथ इतना कुछ हो सकता है रास्ते में, तो अब इस खबर के बाद अगले कुछ घंटों में देश के अंदर क्या होगा, उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका था। अब करीब शाम के 6 बज जाते हैं। दूरदर्शन पर ऑफिशियल न्यूज़ दी जाती है कि 2 लोगों ने इंदिरा गांधी जी पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। उन दोनों का नाम बताया जाता है। अब सरकार को और पुलिस को पता था कि अब इस खबर के बाद क्या असर होगा देश के अंदर, और इस खबर के करीब आधे से 1 घंटे बाद ही दिल्ली और देश के कई इलाकों में दंगा फसाद शुरू हो जाता है। कई इलाकों से न्यूज़ आने लगती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को मारने वाले वो दोनों शख्स सिख थे। तो अगले 3 दिनों तक देश के कई इलाकों में मारकाट मची हुई थी। देश में कर्फ्यू लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद थे और पुलिस भी नाकाम रही इन सब दंगों को रोकने में पुलिस भी नाकाम रही। और बताते हैं कि इंदिरा गांधी जी के मरने के अगले 3 से 4 दिनों के बीच में जो मारकाट हुई, दंगा फसाद हुआ, उसमें कम से कम 7 से 8 हज़ार सिखों को मार दिया गया और करीब 2,000 के आसपास दूसरे धर्म के लोगों को मार दिया गया। लेकिन 3 से 4 दिन बाद आर्मी लगाई जाती है देश के अंदर। धीरे धीरे दंगे फसादों को रोका जाता है, लेकिन तब तक बहुत सारी मौतें हो चुकी थी। अब इंदिरा गांधी जी की मौत हुए करीब 1 हफ्ता बीत जाता है। दंगे फसाद रुक चुके थे, फिर भी आर्मी लगी हुई थी देश के अंदर जगह जगह पर, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा था उस समय तब भी। अब रुख किया जाता है सतवंत सिंह की तरफ, क्योंकि बीएन सिंह को तो उसी दिन शूट आउट कर दिया गया था, शूट आउट करके मार दिया गया था जिस दिन इंदिरा गांधी जी की पे हमला हुआ था। लेकिन अभी भी एक अपराधी जिंदा था, वो था सतवंत सिंह। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। उस बीच एक शख्स का नाम और लिया जाता है जिसका नाम था कहर सिंह, और शायद से वही पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड था। उसको भी 1 से 2 दिनों के अंदर जांच पड़ताल करके गिरफ्तार किया जाता है। मुकदमा अदालत में जाता है, अदालत में सज़ा दी जाती है फांसी की, दोनों को, कहर सिंह को भी और सतवंत सिंह को भी।
इंदिरा गांधी जी पे हमला हुआ था 1984 में, और करीब 5 साल बाद 6 जनवरी 1989 को, मतलब कि 1989 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और कहर सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। उस समय भी काफ़ी मतलब सिक्योरिटी लगाई गई थी देश के अंदर, क्योंकि पुराना केस था, कहीं फांसी देने के बाद कहीं और दंगा फसाद शुरू ना हो जाए, तो इसलिए 6 जनवरी 1989 को भी फांसी देते वक्त और अगले 2 से 3 दिनों तक बहुत सख्त आदेश दिए गए थे देश के अंदर कि कहीं पे भी अगर दंगा फसाद होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो तिहाड़ जेल में उन दोनों को फांसी दे दी जाती है, और शायद से इंदिरा गांधी जी के गुनाहगारों को अपने किए का फल मिल चुका था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी जी की हत्या क्यों की थी, तो सामने सिर्फ एक ही रीज़न निकल कर आया था कि उन पर हमला करने से 5 महीना पहले गोल्डन टेम्पल पर ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था, जहां पे कुछ आतंकवादी लोग घुस आए थे, और इंदिरा गांधी जी के कहने पे उस गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेजी गई, तोपों से हमला किया गया, गोलियों से हमला किया गया, मारकाट मचाई गई गोल्डन टेम्पल के अंदर, जिस चीज़ को लेके बहुत से सिख नाराज़ थे इंदिरा गांधी जी के इस एक्शन की वजह से, और उनको ये लग रहा था कि उन्होंने हमारी धार्मिक मतलब चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है, हमारी धार्मिक हमको ठेस पहुंचाई है। तो शायद से यही एक सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से सतवंत सिंह और बीएन सिंह ने इंदिरा गांधी जी पे आत्मघाती हमला किया और उनकी हत्या कर दी। तो इंदिरा गांधी जी पे जो हमला हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार ही था, जो गोल्डन टेम्पल में चलाया गया था, क्योंकि सिखों की नज़रों के सामने कि मतलब नज़रों से अगर देखा जाए तो उनको ये लग रहा था कि अगर इंदिरा गांधी जी चाहती तो शायद से हमारे गोल्डन टेम्पल पर हमला ना होता, गोल्डन टेम्पल पर तोपों से हमला ना होता, गोलियां नहीं चलाई जाती, आतंकवादियों को मारकाट नहीं किया जाता गोल्डन टेम्पल के अंदर। लेकिन ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी के कहने पर। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी इंदिरा गांधी जी की मौत को लेकर। लेकिन कुछ सवाल आज भी लोग पूछना चाहते हैं कि अगर इंदिरा गांधी जी ने जिद ना करी होती, जिस समय उनके ऑफिशियल्स टीम, उनके ऑफिशियल पर्सन्स उनको बोल रहे थे कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड से हर सिखों को हटा दें क्योंकि अभी तनाव बहुत ज़्यादा हो रखा है ब्लू स्टार ऑपरेशन की वजह से, लेकिन फिर भी उनकी बात को इंदिरा गांधी जी ने नज़रअंदाज किया, और शायद से अगर वो चीज़ उस चीज़ पे अगर वो गौर करती तो शायद से इस तरीके से उनकी मौत ना होती। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये आया कि उस समय बहुत सारे लोगों का नाम आया था लेकिन कोई सबूत नहीं मिले, तो इसलिए उनके ऊपर केस नहीं चला। लेकिन एक साजिश के नज़रिए से भी उसको देखा गया इंदिरा गांधी जी की मौत को लेके, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या हो क्या नहीं हो ये किसी को नहीं पता है। तो पुलिस ने इस तरीके से भी जांच पड़ताल करी थी, कुछ लोगों पे शक जताया गया था, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, तो जिसकी वजह से उन पे ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई इनसे। तो ये थी पूरी कहानी इंदिरा गांधी जी की। अब बात कर लेते हैं सिखों की। मैं अपनी कहानी में किसी भी धर्म या किसी भी जाति को कभी पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, तो इस कहानी के द्वारा जो फैक्ट से जो सही था वही मैंने बताया। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं या न्यूज़ चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, यही सारी चीज़ें हुई थी। तो मैं अपनी कहानी या अपने चैनल के थ्रू किसी भी धर्म को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, और ना ही मेरा ये कोई मकसद होता है कि किसी भी धर्म के इंसान को या किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाई जाए। अब बात करते हैं सिखों की। अगर मेरी नज़रों में तो ये है कि जो गुनाहगार होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। तो अगर बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने अगर ऐसा कुछ किया था तो मैं तो उनको मतलब सिख वो थे, लेकिन मैं उनको धर्म से लेके नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो एक कुल मिला के हमारे देश के गुनाहगार थे जिनको किए की सज़ा दी गई। और बात करते हैं अगर सिखों की, तो सिखों ने हमारे देश के लिए जितना कुछ किया है मुझे नहीं लगता है कि उतना किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे सिख ही खड़े थे जिसकी वजह से आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है।
तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।